हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। तो पेपर 7 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्या हिस्ट्री रहा है, क्या क्या कैसे कैसे खोज हुआ है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुए हैं, ठीक है, क्या क्या बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशंस रहा है, इन सब के बारे में हम लोग को लिखना है। इसमें हिस्ट्री लिखना है, हिस्ट्री के बारे में बताना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ठीक है। तो देखिए, द हिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्पैन्स सेवरल डिकेड्स। वो देखिए, धीरे धीरे बहुत रिसर्चेज हुआ है, मतलब कि डिकेड्स तक, है ना। इतना जल्दी तो नहीं कुछ कोई भी चीज होता है। तो कई दशकों तक धीरे धीरे नया नया चीज डिस्कवर होते रहता है और फिर आगे रिसर्चेज होते रहते हैं, तो नया नया चीज पता चलता है। ठीक है। मार्क्ड बाय द सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज, ठीक है, एंड ब्रेक थ्रूज दैट हैव रिवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ। अब ऐसा ऐसा सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज हुआ है जो कि रिवोल्यूशनाइज कर दिया हम लोग के अंडरस्टैंडिंग को कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे लाइफ है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जीन्स कैसे, जेनेटिक कोड क्या होता है, कैसे काम करता है, धीरे धीरे मतलब कितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया है कि लाइफ मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे काम कर रहा है। ठीक है। Here is a brief overview of the key milestones and contributions in the history of molecular biology। अब ये सब कुछ ब्रीफ माइलस्टोन्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये सब हम लोग को लिखना है। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशंस रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ डीएनए, सबसे पहले ऐसे तो बहुत सारे छोटे मोटे डिस्कवरी रहते हैं, लेकिन मेन मेन जो इवेंट्स हैं उन लोग के बारे में हम लोग 10 पॉइंट्स में बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कि डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, और ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है मैंने। ठीक है। तो 1953 में, तो 1953 में जेम्स वॉटसन, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक, और किन के साथ, तो रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। ठीक है। तो ये चार लोग, तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, किन, ये बाकी दो लोग के साथ मिलके रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। तो आपने हमेशा सुना होगा कि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, है ना। तो यही दोनों थे, वॉटसन एंड क्रिक, हाफ नेम यूज करते हैं। ठीक है। मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन लोग के साथ मिलके एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का प्रपोज किए। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये इन्हीं के द्वारा प्रपोज्ड है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डीएनए का। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया डीएनए का, विच प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड, जो कि सब आधार बना धीरे धीरे डीएनए को और अच्छे से समझने में, और ये समझने में कि इंफॉर्मेशन आखिर कैसे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो 1953 में हुआ, डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर बाय वॉटसन एंड क्रिक विथ रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। अब सेकंड क्या है, उसके बाद 1956 में, 3 साल बाद, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बताया गया। ठीक है। किन्होंने, तो फ्रांसिस क्रिक ने ही बताया सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, जो हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ में इंफॉर्मेशन किस तरीके से, किस फॉर्म में आगे ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सेंट्रल डोगमा क्या है लाइफ का, किस तरीके से लाइफ वर्क कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए में, वो आरएनए को ट्रांसफर होता है और फिर प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसलेट होता है, मतलब प्रोटीन बनता है। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन अलग अलग मॉलिक्यूल्स के थ्रू क्या हो रहा है, ये कैरी हो रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहले डीएनए में स्टोर्ड है, फिर आरएनए उससे बनता है, और फिर स्पेसिफिक उसी के हिसाब से प्रोटीन्स बनते हैं। तो डीएनए टू आरएनए, कोई भी डीएनए कैसे अपना इफेक्ट दिखाता है, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, इसी को कहते हैं क्या, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। कोई भी चीज ऐसे ही, कोई भी जीन इसी तरीके से काम करता है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, डीएनए इज डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए एंड आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। अब इसके हिसाब से डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, और आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है। अब देखिए, फिर इसके बाद आया 1958 में, यहाँ से लेके 1963 तक, काफी साल तक बीच में हुआ। और किनके द्वारा, तो मेसेल्सन स्टॉल। तो मेसेल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा। तो इन्होंने ही 1958 में बताया सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और इसको प्रूफ करके एविडेंस के साथ बताया कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, ना कि पूरा। मतलब कि अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाना है, तो आधा ही डीएनए क्या होता है कि एक पेरेंट से जाता है, आधा डीएनए कहाँ से आता है। ठीक है। आधा कहने का मतलब कि आधा स्ट्रैंड,
ठीक है, कहाँ से आता है? तो दूसरे पेरेंट से, ठीक है। अब ये जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसको किन्होंने बताया है? तो मेसेल्सन स्टॉल ने 1958 में, ठीक है। फर्दर स्टडीज बाय आर्थर कॉनबर्ग एंड अदर इलस्ट्रेटेड द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। फिर बाद में धीरे धीरे डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन एंजाइम्स इन्वॉल्व है उसके बारे में बताया गया। तो मैं लिखिन किन के द्वारा? तो आर्थर कोनबर्ग के द्वारा। अब देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1960 में ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग, इसमें जैकब एंड मोनार्ड, ये नाम भी आपने सुना होगा कि जैकब एंड मोनार्ड ने डिस्कवर किया रोल ऑफ एमआरएनए इन कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो एमआरएनए कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, मैसेंजर आरएनए, इसके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। और डीएनए से वो कैसे बन रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे मशीनरी काम कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रहा है, तो ये जैकब मोनार्ड ने बताया। उसके बाद फिर रॉबर्ट टीजीएन ने, ठीक है, रिवील किया कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो इन्होंने बताया कि जो आरएनए है, जो आरएनए ट्रांसक्राइब होता है डीएनए से, ठीक है, तो उसमें कुछ नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स भी है जो काम का नहीं है, ठीक है, जो हम लोग स्प्लाइसिंग के थ्रू निकालते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं निकालते हैं, मतलब जो सेल में निकल जाता है, निकाला जाता है, जिसको प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए बोलते हैं, ठीक है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में, उसमें बीच में नॉन कोडिंग आरएनए भी है, तो इस चीज के बारे में किन्होंने बताया? तो यही रॉबर्ट टीजेन ने, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 1961 में मार्शल नेरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना, मार्शल नेरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना डिसाइफर्ड द जेनेटिक कोड। और फिर 1961 में जेनेटिक कोड के बारे में बताया गया। अब ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड इन्होंने बताया कि कोई भी अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए तीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम लोग जेनेटिक कोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल AUG, ठीक है, GUC, कुछ भी, ठीक है, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है वो पार्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड, जो तीन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। तो इसके बारे में किन्होंने बताया? तो मार्शल नीरेनबर्ग और हरगोविंद खुराना ने। इन्होंने रिवील किया रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के बीच, ये सीक्वेंस तो है, ठीक है, जो डीएनए में प्रेजेंट है, एंड द कोरस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन में कौन कौन अमाइनो एसिड उससे बन रहा है, इसके बीच में रिलेशनशिप इन्होंने बताया, रिवील किया, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर, फिर क्या हुआ? ये कब हुआ? तो 1961 में हरगोविंद खुराना और मार्शल नेरेनबर्ग ने बताया जेनेटिक कोड के बारे में, ठीक है, जेनेटिक कोड। अब क्या हुआ कि 61 के बाद 1970 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता चला, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम लोग आज जानते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स जिसको बोलते हैं, तो वो 1970s में पता चला। किन्होंने बताया? तो वर्नर आर्बर, हैमिल्टन ओ स्मिथ और डेनियल नेथन्स। तो इन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। वो क्या करता है? डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को स्पेसिफिक साइट पे क्या करता है? कट करता है। अब ये जो ब्रेक थ्रू था, ये इतना बड़ा डिस्कवरी था, वही आके आगे फाउंडेशन बना, बेस बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का। और साइंटिस्ट को मौका दिया किसी भी डीएनए को मैनिपुलेट करने का, क्लोन बनाने का डीएनए फ्रेगमेंट से। ये सारा चीज इसी का देन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। तो इसको किन्होंने दिया? तो वर्नर आर्बर, हैमिल्टन और स्मिथ और डेनियल नेथन्स ने इसको डिस्कवर किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, जिनको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, जो एक पार्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस पे कट लगाता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। अब देखिए फिर क्या हुआ 1983 में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने डिजायर्ड जीन को एम्पलीफाई करते हैं, उसका नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको दिया कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस इन्वेंटेड पीसीआर, ए टेक्निक दैट एम्पलीफाइज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस। एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को, फ्रैगमेंट को हम लोग एम्पलीफाई करते हैं, उसका बहुत नंबर ऑफ कॉपीज बनाते हैं। तो इससे क्या हुआ? रिवोल्यूशनाइजिंग डीएनए एनालिसिस, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। तो ये सब में इसका बहुत बड़ा रोल। और फिर धीरे धीरे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। तो जो चूंकि जो भी हमारा इंटरेस्ट का डीएनए है, फ्रेगमेंट है, उसको हम लोग
स्टडी करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, या फिर उस पर इंजीनियरिंग करने के लिए उसका हम लोग संख्या बढ़ा सकते हैं, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से 2003, तो ये एक इंटरनेशनल कोलेबोरेटिव एफर्ट था, ठीक है। एक कोई पार्टिकुलर कंट्री का नहीं था, इंटरनेशनल साथ में मिलकर एक एफर्ट था कि ह्यूमन के इंटायर जीनोम को सीक्वेंस किया जाए, उसको मैप किया जाए, जीनोम मैपिंग किया जाए। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड ए कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन जेनेटिक्स एंड आइडेंटिफाइंग डिजीजेज एंड एसोसिएटेड जीन्स। तो एक बहुत बड़ा पर्पस ये था, ऑब्जेक्टिव, कि जो ह्यूमन जेनेटिक्स है, ठीक, इसके बारे में समझा जाए, पूरा जीनोम्स के बारे में जान लेंगे हम लोग, तो हम लोग डिजीज कैसे हो रहा है जेनेटिक लेवल पे उसको पहचान सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से 2003 तक। अब नाइन्थ नंबर पे है कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, एनजीएस, 2000 में। एनजीएस टेक्नोलॉजी सेज एज सच एज, ठीक है, एनजीएस टेक्नोलॉजीज सच एज इल्यूमिने, सॉरी वहाँ पे कुछ आ गया, मैं पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। सीक्वेंसिंग इनेबल्ड एंड रैपिड कोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम्स, ठीक है। तो ये एनजीएस क्या करता है कि रैपिड और कोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंसिंग करता है जीनोम्स का, ठीक है। ओपनिंग अप द न्यू एवेन्यूज फॉर जीनोमिक रिसर्च, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड जेनेटिक डायग्नोस्टिक। तो जीनोम ऐसे, जीनोम को सीक्वेंस करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये काफी जल्दी और कॉस्ट इफेक्टिवली पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर सकता है ये एनजीएस। तो इससे बहुत सारे स्कोप्स ओपन होते हैं, जैसे पर्सनलाइज मेडिसिन बनाना, जेनेटिक डायग्नोस्टिक करना, क्योंकि पूरा जीनोम को सीक्वेंस करना बहुत बड़ा काम है। अब ये अगर तुरंत नहीं होगा और कॉस्ट इफेक्टिवली नहीं होगा, ठीक है, कम से कम बजट में, या फिर रैपिड नहीं होगा, तो हम लोग हर पर्सन के लिए पर्सनलाइज मेडिसिन नहीं बना सकते हैं, या फिर जेनेटिक डायग्नोस्टिक डिजीज का डायग्नोस्टिक एंड क्योर हम लोग नहीं कर सकते हैं, या फिर रिसर्च भी नहीं कर सकते हैं। तो ये यही अवेलेबल कराता है, ठीक है। अब फिर है क्रिस्पर, क्रिस्पर CRISPR केस 9 जीन एडिटिंग 2012, ये 2012 में आया। तो जेनिफर डॉडना और इमेनुअल चार्पेंटियर ने डेवलप किया इसको, क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग सिस्टम को। तो यहाँ पे हम लोग जीन को एडिट कर सकते हैं, जो कि प्रिसाइज मॉडिफिकेशन को अलाउ करता है डीएनए सीक्वेंसेस में। डीएनए सीक्वेंसेस में हम लोग प्रिसाइज मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। दिस ब्रेक थ्रू हैज रिवोल्यूशनाइज्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जीन थेरेपी एंड बायोमेडिकल रिसर्च। तो ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी था, क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग, ठीक है। काफ़ी प्रिसाइजली हम लोग जीन को एडिट कर सकते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस को। तो ये था कुछ हिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारा डिस्कवरीज है विद साइंटिस्ट एंड ईयर। आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा, इसमें जो भी समझने का था, बाकी इसमें मोस्टली याद करना है, ठीक है, और समझने का भी है, उसको एक्सप्लेन करना है अपने लैंग्वेज में, और ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। And if you like the video, if it was helpful, you can like the video or you can subscribe the channel. Thank you.